So here we are dealing with the rotational motion, and we are almost ending the lecture on rotational motion. We have seen the work energy theorem. It is a theorem which explains that the net work done will always be equal to the change in kinetic energy. Here also the same concept is applicable, but since we know that the object performing complex motion will have kinetic energy in the form of rotational as well as translational. So total kinetic energy final minus total kinetic energy initial. So what is total kinetic energy? Total kinetic energy will be rotational kinetic energy, rotational kinetic energy plus translational kinetic energy. So in case of rotational kinetic energy, we know that it is defined with the help of half I omega square, and the translational kinetic energy can be calculated as half m v square, like this. So total kinetic energy change in kinetic energy is converted into the work done, or we can say whatever work is done by the all external element or forces is nothing but the difference in its total kinetic energy. So here we have written the work energy theorem in the last class. Now we have few questions, very good questions. You can solve these questions very easily. The question had a disk. It has a disk of mass m, radius r, and the disk is released from rest. Disk is released from rest, and the disk is placed on an inclined plane of inclination 37 degree, and it rolls over the surface by 15 meter. This length is 15 meter, and the surface is sufficiently rough. Surface is sufficiently rough. So what happens? As we have released this from rest, and after 15 meter, what will happen? Since the surface is rough, so it will be performing the rolling motion. It means the center of mass will have some velocity, and it had some omega developed after some time. क्योंकि स्टार्टिंग में आप देखो तो ये रेस्ट से चला है, और थोड़े टाइम के बाद ये 15 मीटर लेंथ जब क्रॉस कर चुका होगा, तब पूछा गया है कि आप बताइए कि इस डिस्क का वेलोसिटी क्या होगा। आपको बताना है वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास, या फिर उसके साथ साथ ओमेगा भी कैलकुलेट कर लो। तो देखो हम करते हैं इसको। हमें पता है
कि हम यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम अनकंडीशनल है। इसके लिए किसी कंडीशन के सही या गलत होने की आवश्यकता नहीं है। अगर ये होल्ड करता है तो ये सब जगह होल्ड करेगा। देखिए क्या होता है कि जो नेट वर्क डन है वो क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। अब यहाँ पर आप कह सकते हो कि देयर मे बी पॉसिबिलिटी ऑफ द फोर्सेस नॉर्मल, फ्रिक्शन एंड gravitational force to perform the work. So total kinetic energy final minus total kinetic energy initial. Now अगर आप देखो तो यहाँ पर नॉर्मल हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर है, और हमें पता है कि सफिशिएंटली रफ का मतलब होता है प्योर रोलिंग, और जब प्योर रोलिंग की बात करते हैं तो फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक होता है। स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से नेट वर्क डन 0। अब बात रही mg की, तो mg हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इस पॉइंट तक पहुंचने में कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका जेड डायरेक्शन में, मतलब वाई डायरेक्शन में, तो आप ऐसा करके देख लो। ये लेंथ दे रखा है कितना, 15 मीटर, तो ये आ जाएगा आपको 15 साइन 37 दैट इज 9 मीटर। तो वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिखोगे आप, इट इज mg इंटू 9। हमने बहुत बार लिखा है इसे, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फाइनल काइनेटिक एनर्जी में एक डिस्क है तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क का क्या होता है mr स्क्वायर बाय 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ m v c m स्क्वायर। ये क्या आ गया, टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल 0 प्लस 0, क्योंकि इस डिस्क को रेस्ट से रिलीज किया गया है, इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे। ये अपने पास एक इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन के साथ साथ हमें ये पता है कि ये जब प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है, द सरफेस इज सफिशिएंटली रफ। इसका मतलब क्या है कि जो v है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो है वो ओमेगा r के इक्वल है, क्योंकि जिस सरफेस पर ये मोशन हो रहा है वो सरफेस क्या है, सफिशिएंटली रफ है, और वो सरफेस फिक्स है। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। तो आप जब पूरी वैल्यूज यहाँ पर पुट करोगे तो वर्क डन तो अपने पास 9 mg है, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा हाफ m v स्क्वायर बाय 2, मतलब v मींस व्हाट, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर बाय 2 प्लस हाफ m v सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। तो यहां से सारी वैल्यूज को जब पुट करेंगे तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 12 g, और ओमेगा की वैल्यू क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय r। तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। आपको हमने इतने दिनों से मोमेंट ऑफ इनर्शिया को यूज करके काइनेटिक एनर्जी लिखा है, तो अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आप एक बार चेक कर लेना, अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कि जो इंक्लाइंड प्लेन है ना, जो सपोज द इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ। अब इंक्लाइंड प्लेन रफ नहीं है, इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ। इंक्लाइंड प्लेन जो है वो स्मूथ है, तो आपको बताना है देन फाइंड
velocity of center of mass and ओमेगा। फिर से ये वाला जो डिस्टेंस है 15 मीटर दे रखा है। ये आपको बताना है डिस्क सेम है, द डिस्क हैविंग मास m एंड रेडियस r। आपको इसको सॉल्व करके बताना है। बताइए। तो इसमें जो की पॉइंट है वो देखो, ये चैप्टर बस कंप्लीट ही होने वाला है आपका, ज्यादा नहीं बचा है। सपोज द इंक्लाइंड प्लेन, सपोज द इंक्लाइंड प्लेन इज स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या हो गया? स्मूथ का मतलब हो गया कि सरफेस रफ नहीं है, तो आप कह सकते हो डिस्क will not have rotational motion। डिस्क का सिर्फ और सिर्फ कैसा मोशन होगा? तो ट्रांसलेशनल मोशन होगा। दैट इज द डिस्क will slide on the inclined plane। that is the disc will slide on the plane। ये सिर्फ स्लाइड कर रहा होगा प्लेन पर। तो हमें क्या करना है? यहाँ पर एक लाइन में आंसर आ जाएगा। वर्क डन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज mg इंटू 9, और हम u इक्वल्स टू 0, और यहाँ पर कुछ मान लेते हैं कि सेंटर ऑफ मास का कुछ एक्सेलरेशन डेवलप हो गया। तो ये तो साधारण क्वेश्चन हो गया जो हम वर्क एनर्जी थ्योरम में किया करते थे। हाफ m VCM स्क्वायर, m से m को कैंसिल कर दो, तो ये आ गया अपना वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इक्वल्स टू अंडर रूट 18g। ये आ गया आंसर, अंडर रूट 18g, क्योंकि ये पूरा का पूरा सरफेस स्मूथ है। ये याद रखने वाली बात है, सरफेस स्मूथ है तो सिर्फ और सिर्फ स्लाइड करेगा और कोई भी रोटेशन नहीं है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट कह सकते हो आप, पहले ही पार्ट का। इसमें क्या है? ये पोजीशन ए पोजीशन है, ये बी है और ये सी। इसने ऐसा कहा कि ए से लेकर के बी तक जो सरफेस है वो रफ, और बी से लेकर के सी तक जो सरफेस है वो स्मूथ। मतलब कि इसको मैं यहाँ पर डायग्राम को ज्यादा गंदा ना करते हुए लिखूं तो ए से बी ये रफ, और बी से सी ये स्मूथ। द प्लेन इज स्मूथ फ्रॉम बी टू सी एंड इट इज रफ फ्रॉम ए टू बी। अब देखिए क्या है कि ए से लेकर के बी तक का जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो दिया गया आपको डायरेक्टली 4 मीटर, और बी से लेकर के सी वाला भी ये डिस्प्लेसमेंट 4 मीटर ही दिया गया है। तो अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व क्या करना है वो देखिए। जैसे कि ये जब बी पॉइंट पर होगा इसकी वेलोसिटी कुछ v1 होगी, और जब फाइनली सी पॉइंट पर होगा इसकी वेलोसिटी होगी कुछ सेंटर ऑफ मास की, और अभी कुछ ओमेगा डेवलप हुआ होगा यहाँ पर, सम ओमेगा इज डेवलप। तो आपको आंसर क्या क्या करना है? v1, इसके बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास और ओमेगा। मतलब क्वेश्चन में ऐसा लिखा हो सकता है व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द जर्नी, या फिर व्हाट इज द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ द जर्नी एट बी, ऐसा करके। तो हम क्या करेंगे देखिए।
सिंपल है, पहले हम ए से लेकर के बी तक को एनालाइज करेंगे। जब ए से बी की बात होगी, ए से बी की बात जब होगी, तो आप देखो कि ए से बी में ट्रांसलेशन भी हो रहा है और इसके साथ साथ रोटेशन भी हो रहा है। जब ट्रांसलेशन होता है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ रही है, और जब रोटेशन होता है तो ओमेगा बढ़ रहा होता है। मतलब ए से बी में मैं ऐसा कहूं कि सरफेस रफ है तो मोशन कैसा है, प्योर रोलिंग मोशन। अब प्योर रोलिंग मोशन अगर यदि है ये, तो हम क्या करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर देते हैं। एम जी इंटू फोर, ए से लेके बी तक में वर्क डन क्या हो जाएगा, एम जी इंटू फोर, और फाइनल टोटल एनर्जी हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू एंड वी वन बाय आर का स्क्वायर। ये मैंने क्या लिखा, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर माइनस फाइनल टोटल एनर्जी इन जीरो। अब देखो एम एम कैंसिल कर दो, ये आ गया 4g, और दूसरी तरफ आपके पास बचेगा वी वन स्क्वायर बाई फोर प्लस वी वन स्क्वायर बाय टू। यहां से जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये v1 की वैल्यू आ जाएगी अपने को अंडर रूट 16g बाई 3। ये वेलोसिटी आ गई किसकी, एक बार हम इस डायग्राम को यहाँ पर बना लेते हैं प्रॉपर्ली। ये है डायग्राम, इसमें एक और डिस्क है। ये देखिए, ये सी पोजीशन है। तो आप देखो, आपको समझना ये है, बड़ा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, मैं बोलता हूँ कि जो बॉल है, जो ये डिस्क है, ए से लेकर के बी तक ये प्योर रोलिंग मोशन कर रहा है। जब प्योर रोलिंग मोशन होता है तो ए से लेके बी तक जो भी वेलोसिटी डेवलप होनी है ट्रांसलेशनल, और उसके साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी डेवलप हो जाती है। ट्रांसलेशनल वेलोसिटी के साथ साथ एंगुलर वेलोसिटी भी डेवलप हो जाती है। लेकिन बी से जब सी तक की बात करें तो बी से सी में देखो क्या होगा कि कोई रोटेशन तो होना नहीं है, स्मूथ है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो बढ़ता चला जाएगा, लेकिन जो ओमेगा है वो फिक्स रहेगा। क्योंकि जब सरफेस रफ होता है तो यहाँ स्मूथ होता है, तो यहाँ पर कोई भी फ्रिक्शन नहीं एक्ट करता है, और जब फ्रिक्शन एक्ट नहीं करेगा तो इसको टॉर्क देने वाला कोई नहीं होगा। तो उस समय हम क्या कह सकते हैं कि जो ओमेगा है वो फिक्स है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है। मतलब स्मूथ होने की वजह से अब रोटेशन नहीं होगी, अब क्या होगा, ये स्लाइड होंगे, बी से सी ये स्लाइड होंगे। तो वर्क डन में क्या लिखूं, 4mg इक्वल्स टू फाइनल टोटल एनर्जी, फाइनल टोटल एनर्जी इज हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ
m फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर माइनस, अब देखो B से C, ये C पॉइंट की एनर्जी लिखी मैंने। अब B पॉइंट की एनर्जी क्या है, तो हाफ m आर स्क्वायर बाई 2 ओमेगा स्क्वायर। ये तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है और ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ m v1 स्क्वायर। अब देखो कि ओमेगा अगर चेंज नहीं हो रहा है तो दोनों केसेस के एंगुलर वेलोसिटी या ट्रांसलेशनल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, 4mg इक्वल्स टू हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फाइनल माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल। देख लो यहाँ पर हमने फाइंड किया है, इसका स्क्वायर कर देते हैं 16g बाय 3। m कैंसिल कर दो, 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जब आप यहाँ से फाइंड करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 40g बाय 3। बहुत आसान, बस मेथड इतना इंटरेस्टिंग है कि थोड़ा इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा आपको। कमिंग टू द वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक बार मैं रिकॉल भी कर दूंगा ये सारा चीज। क्या है कि एक हॉलो स्फीयर, कंडीशन को समझो जरा ध्यान से। एक हॉलो स्फीयर है जिसका मास m रेडियस r। अब इसमें हम क्या करते हैं, इस स्फीयर में हम पानी भर के रख दिए, वाटर रख दिए, filled with water. This hollow sphere is filled with water. अब इसमें पानी भर दिया और वाटर जो है इसकी भी प्रॉपर्टी दी गई है मेरे को। वाटर का, वाटर जो है वो है नॉन विस्कस। वाटर गिवन इज नॉन विस्कस ऑफ मास m मास पानी भर दिया इसके अंदर, हॉलो स्फीयर था। और ये जो वाटर है ये नॉन विस्कस है। इसमें नॉन विस्कस होने का मतलब क्या है, इट डज नॉट हैव एनी फ्रिक्शन। और जो हॉलो स्फीयर है इसका मास कैपिटल M और रेडियस कैपिटल R है। तो हमें ये पूछा गया कि जब ये d हाइट से डिस्प्लेस हो जाएगा mg के अलोंग, तो बताइए कि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी कितनी होगी और इस स्फीयर में ओमेगा क्या डेवलप होगा। और ये जो सरफेस है ये दिया गया है सफिशिएंटली रफ, सफिशिएंटली रफ। अब देखो इसको मैं एक्सप्लेन करके सॉल्व करता हूं, आप समझो जरा सा। सबसे पहले तो आपको पहली बार हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं यहाँ पर। वैसे तो आगे हमें एक चैप्टर भी पढ़ना है इसके बारे में, नॉन विस्कस क्या होता है, ये नॉन विस्कस का कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या है, अभी मैंने अटेंडेंस लिया नहीं है, अभी मेरे को अटेंडेंस लेना है। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कौन लोग सिर्फ अटेंडेंस की टाइमिंग पर ज्वाइन करते हैं नॉन विस्कस, और फिर वो एक्सक्यूजेस देंगे कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। तो मेरे को याद रहेगा कि आप क्या कर रहे हो। देयर इज जीरो फ्रिक्शन। देखो विस्कस नहीं है इसका मतलब, विस्कस फोर्स तो फ्रिक्शन फोर्स ही है ना। फ्लूइड के फ्रिक्शन को विस्कस फोर्स कहा जाता है। देयर इज जीरो फ्रिक्शन बिटवीन इंटरनल सरफेस ऑफ, बिटवीन इंटरनल, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अपनी नोटबुक में एकदम स्टार लगा के लिखेंगे। इंटरनल सरफेस ऑफ
स्फेयर एंड वाटर, स्फेयर एंड वाटर, मतलब कि कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, ये वाटर जो इसके अंदर फिल किया गया है और स्फेयर के इंटरनल सरफेस के बीच में। इसका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब फर्स्ट पॉइंट, water will not have any rotational kinetic energy. Water will not have any rotational kinetic energy. इसका मतलब जब फ्रिक्शन है ही नहीं वाटर और स्फेयर के बीच, तो जो वाटर है इसका कोई भी रोटेशनल मोशन नहीं होगा। हमें पता है रोटेशनल मोशन या रोलिंग मोशन के लिए सरफेस का रफ होना जरूरी है। एज वाटर विल नॉट रोटेट, एज वाटर जो पानी भरा हुआ है हमने स्फेयर के अंदर, वो रोटेट नहीं करेगी। एज देयर इज, क्योंकि कारण क्या है, एज देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन वाटर एंड स्फेयर। इस वजह से क्या है कि यहाँ पर वाटर रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा होगा। वाटर विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर इस केस में वाटर विल हैव ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। In the third point which we have, the sphere will have both. लेकिन स्फेयर तो रफ सरफेस पर रखा गया है ना, तो स्फेयर विल हैव बोथ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी एज वेल एज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब देखो एक बार डायग्राम दिखाता हूँ। स्फेयर में पानी फिल कर दिया है, लेकिन स्फेयर और वाटर में कोई भी फ्रिक्शन नहीं, लेकिन ये स्फेयर रखा गया है रफ सरफेस पर। तो सफिशिएंटली रफ सरफेस होने की वजह से दिस स्फेयर विल बी परफॉर्मिंग ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल मोशन। लेकिन इसके अंदर जो वाटर है, ये वाटर सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेगा। ओके, so water will have only translational motion and sphere will have both translational kinetic energy as well as rotational kinetic energy। एक मिनट आप, now I will solve this question। यहां से जो अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया, ये जो हॉलो स्फेयर है इसके अंदर जो वाटर है, वो वाटर तो सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन परफॉर्म करेंगे, लेकिन स्फेयर तो रोटेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा। और जब इसमें शिफ्टिंग हो जाती है डी से, तो देखना क्या करेंगे, हम अप्लाई करते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कि क्या है। तो देखो m मास स्फेयर का है और स्फेयर कितने से डिस्प्लेस हो रहा है, डी से। इसके अंदर जो पानी है उस पर भी तो ग्रेविटी वर्क कर रहा है। तो ग्रेविटी वेट क्या है वाटर का, mg, स्मॉल mg, एंड वाटर का भी सेंटर ऑफ मास डी से डिस्प्लेस हो रहा है नीचे की तरफ। अब हम इसको इक्वेट करेंगे टोटल काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस टोटल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। तो आप देखिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। पहले स्फेयर का लिखते हैं, हाफ 2/3 mr स्क्वायर, मतलब हाफ आई एंड ओमेगा स्क्वायर। ये स्फेयर का
रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, और स्फीयर के ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी को लिखा जाए हाफ एम VCM स्क्वायर। ये किसके लिए लिखा मैंने? ये लिखा है स्फीयर के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब वाटर के लिए फाइनल काइनेटिक एनर्जी लिखे तो हाफ एम VCM स्क्वायर, क्योंकि इसके पास कोई रोटेशन नहीं है इसलिए इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नहीं लिखा, माइनस 0, क्योंकि इनिशियली ये रेस्ट पर है और इसके पास ओमेगा भी कुछ डेवलप हुआ नहीं है। अब आप सिर्फ इसको सॉल्व कर लेना एंड यू विल गेट द आंसर। आपको पता है कि जो सरफेस है, जिस सरफेस पर हमने रखा है स्फीयर को, ये सरफेस कैसा है? रफ। और जब सरफेस रफ है, हमें पता है कि जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर डेवलप होगी सेंटर ऑफ मास की, और जो ओमेगा होगा यहाँ पर, इनके बीच एक रिलेशन होगा ओमेगा टाइम्स आर। आप इसको फर्स्ट रिलेशन मान लो और इसे सेकंड रिलेशन मान लो। आप सिर्फ v या ओमेगा की जगह VCM/R पुट कर देना यहाँ पर और इसको पूरा सॉल्व कर देना। जो कॉन्सेप्ट था समझने वाला वो ये कि क्योंकि वाटर विस्कस नहीं है, यहाँ पर दिया गया है कि नॉन विस्कस है, तो उस वजह से वाटर और स्फीयर के बीच कोई भी फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से वाटर रोटेशनल मोशन परफॉर्म नहीं करेगा और इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और स्फीयर के पास ट्रांसलेशनल भी होगा और रोटेशनल भी, दोनों के दोनों काइनेटिक एनर्जी होंगे। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अभी इसका बी पार्ट में क्वेश्चन लिख देता हूं, आप लोग खुद से ट्राई करना। सपोज वाटर इज सॉलिडिफाइड, सपोज वाटर इज, वाटर जो है वो आइस बन गया, ऐसा मान लो। ओके, वाटर आइस अगर बन गया तो सॉलिड बन गया, और देयर इज sufficient sufficient friction, and there is sufficient friction between ice and sphere, स्फीयर और आइस के बीच में सफिशिएंट फ्रिक्शन डेवलप हो जाता है टू अवॉइड रिलेटिव स्लिपिंग। मतलब अब जो अंदर आइस बन गया है स्फीयर के अंदर, वो भी सॉलिड बन चुका है, और फ्रिक्शन सफिशिएंट है। फ्रिक्शन सफिशिएंट होने का मतलब क्या है कि अब वो भी रोलिंग मोशन करेगा विद रिस्पेक्ट टू द स्फीयर। हमें फाइंड करना है फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एंड एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास। तो फिर से वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करूंगी। वर्क एनर्जी थ्योरम में दोनों मास का डिस्प्लेसमेंट ग्रेविटी के अलोंग सेम है। वर्क एनर्जी थ्योरम से कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू G इंटू D, और ये इक्वल है किसके? फाइनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। एक तो स्फीयर का लिखेंगे हम, हॉलो स्फीयर का हाफ आई ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ m वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास स्क्वायर। ये तो स्फीयर के लिए टोटल काइनेटिक एनर्जी है। वाटर के लिए लिखेंगे जो आइस बन चुका है, आइस तो सॉलिड स्फीयर हो गया और वो भी अब रोटेशनल मोशन कर रहा है जो गिवन है यहाँ पर। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr स्क्वायर होता है, प्लस यहाँ पर मास अब किसका यूज होगा? तो जो वाटर आइस में कन्वर्ट हो गया है उसका मास यूज होगा, हाफ m v सेंटर ऑफ मास का स्क्वायर।
यहाँ से आपको जो भी रिक्वायर्ड है एक और कॉन्सेप्ट आप यूज कर लोगे, दिस इज रिलेशन नंबर 1, दिस इज रिलेशन नंबर 2, इन दोनों को यूज करके हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये जो क्वेश्चंस हैं इनमें जब डेटा गिवन होगा, लाइक मास दिया होगा स्फीयर का कुछ किलोग्राम के टर्म में, और फिर आइस का या वाटर का भी मास दिया गया होगा समथिंग किलोग्राम,